Hello learners, welcome to my channel all about education. So today we are going to discuss a topic which many of you find difficult to understand. बहुत सारे लोगों को स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा सा डर लगता है, सांख्यिकी व उसके ऊपर जो सवाल पूछे जाते हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स होते हैं, मुख्य बिंदु होते हैं, उनसे संबंधित जो परेशानियां होती हैं, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। और मेरे इसके बाद और भी वीडियो आप देख सकते हैं जो आपके सेंट्रल टेंडेंसीज पर आधारित है, जिनमें आपको मैं जितने भी आपके मनोविज्ञान में यूज़ होने वाली सांख्यिकी है, केंद्रीय प्रवृत्तियां हैं जैसे कि औसतांक है, मध्यांक है, बहुलांक है, विचलनशीलता है, विचलन के बारे में बात करेंगे, मानक विचलनशीलता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल शुरुआत के लिए हम लोग जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है या इसका अर्थ क्या है, इस संप्रत्यय का अर्थ क्या है, व्हाट डज इट मीन, और इसमें जो मुख्य मुख्य शब्द सुनने को मिलते हैं वो क्या है। तो अगर हम बात करें कि स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी की शुरुआत जो हुई थी एक लैटिन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा से शुरू हुआ है। ये स्टैटिस्टिक्स उसी से लिया गया शब्द है और इसका अर्थ होता है पॉलिटिकल स्टेट, यानी कि राजनीतिक स्थिति। अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई, तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, प्रशासनिक से संबंधित जब कोई मुद्दा आता था, जब किसी प्रकार का डेटा इकट्ठा करना होता था, तब हम लोग संख्या का प्रयोग करते थे और तभी से सांख्यिकी आई। ये बात अलग है कि धीरे धीरे सांख्यिकी हमारे रिसर्च में, साइकोलॉजी के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत हद तक आ चुकी है। तो एल बॉली ने कहा है कि जो स्टैटिस्टिक्स होती है, सांख्यिकी होती है, इसको हम लोग गणना का विज्ञान भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग, क्योंकि इसमें हम लोग गणना करते हैं, संख्याओं की गणना करते हैं। गणना करने का तरीका अलग अलग होता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और संख्या तो आपको जैसे पता है विज्ञान, गणित, इवन शिक्षा और साइकोलॉजी में बहुत तेजी से यूज हो रही है, क्योंकि रिसर्च हर जगह पे होने लग गई है। तो अगर हम सांख्यिकी की बात करें तो इसकी अगर हम मनोवैज्ञानिक परिभाषा समझें तो ये एक ऐसी शाखा है विज्ञान की, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस जो भी हमने डेटा लिया है उसका क्वालिटेटिव नेचर बनाता है। तो डेटा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, जो हमें अंक मिल रहे हैं, जो प्राप्तांक हैं, जो स्कोर हैं, उन स्कोर को जब हम उनका गुणात्मक प्रकृति से देखते हैं, यानी कि संख्या तो है, यानी कि क्वांटिटी तो है, लेकिन जब हम उसकी क्वालिटी भी देखते हैं, यानी कि उसकी जो प्रकृति है, जो गुणात्मक प्रकृति है, उसको भी हम देखते हैं, तो तब वो स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, यानी कि सांख्यिकी बन जाता है। और जब हम इस डेटा की क्वालिटेटिव नेचर, यानी कि जो प्राप्तांक है, इसके गुणात्मक प्रकृति को देखते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार, उसके आधार पर हम कोई निर्णायक तौर पर किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यानी कि हम एक तरह से समझिए इन प्राप्तांकों को, इन डेटा को हम विश्लेषण करते हैं। विश्लेषित करने के बाद हम जिस भी रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, वही हमारी सांख्यिकी कहलाती है। तो ये तो हो गई इसकी मनोवैज्ञानिक परिभाषा। वहीं पे शैक्षिक परिभाषा की अगर बात करें तो सांख्यिकी एक ऐसा विषय है जहाँ पर हम किस प्रकार से शैक्षिक डेटा को अलग अलग तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम रख सकते हैं और उसका हम स्पष्टीकरण कर सकते हैं, उसको हम समझा सकते हैं, उसकी हम व्याख्या कर सकते हैं। तो शैक्षिक तौर पर ये इसकी परिभाषा हो जाती है। अब हम बात करते हैं कुछ इसमें शब्दावली की, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जो अक्सर हमको सांख्यिकी पढ़ते समय या सवाल करते समय, सांख्यिकी प्रश्न करते समय अक्सर हमारे सामने आते हैं। तो वो जो टर्म्स हैं, वो टर्म्स कौन से? एक आपको टर्म आता है रॉ स्कोर्स या रॉ डेटा भी बोलते हैं उसको। तो रॉ मतलब जैसा हमको मिला। मान लीजिए मेरी कक्षा में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों को गणित में कितने नंबर मिले, तो उसको हम एक कॉपी में लिख दें कि छात्र ए के इतने, छात्र बी के इतने, छात्र सी के इतने, ऐसे हम लिख दें कि 50 में से सबके ऐसे अंक आए, 50 में से किसी के 40 आए, किसी के 0 आए, किसी के 5 आए, 6 आए, 8 आए, 10 आए, यानी कि 50 स्कोर मेरे पास हैं। और जब मैं इसको लिख लेती हूँ
बिना कुछ फेरबदल करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप्रामाणिक प्राप्तांक, यानी कि रॉ स्कोर। तो ये जो हमें अंक मिले हैं, इनको हमने प्रमाणित नहीं किया है या प्रमापीकृत नहीं किया है, इसलिए इसको अप्रामाणिक प्राप्तांक भी कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बच्चों के मार्क्स हो गए, बच्चों की हाइट हो गई, लंबाई ऊंचाई हो गई, उनका भार हो गया, किसी चीज़ की लंबाई हो गई, आदि आदि। उसके बाद एक हमारा टर्म आता है अनग्रुप्ड डाटा। ये हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा यानी कि अव्यवस्थित व व्यवस्थित डेटा के बारे में जान पाएंगे, और उस पर आधारित प्रश्न कैसे किए जाते हैं मैं उस वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ ऐसे वीडियोस के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कीप ऑन वॉचिंग दीज वीडियोस, ताकि जो ये कॉन्सेप्ट है यह आपको क्लियर होता जाए। तो अव्यवस्थित जो डेटा होता है, इसको हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि स्कोर आता है और हम डायरेक्ट इस सैंपल को लेकर, सैंपल का मतलब क्या होता है, सैंपल यानी कि मान लीजिए मेरी कक्षा में 50 बच्चे और उनके गणित के अंक देखने, तो मेरा सैंपल हो गया 50 लोगों का। अगर मेरे ग्रुप में 20 बच्चे हैं तो मेरा सैंपल हो गया 20 बच्चों का। अगर मैं 15 औरतों पर, महिलाओं पर कोई स्टडी कर रही हूँ तो मेरा सैंपल हो गया 15 का। तो इसको सैंपल बोलते हैं। तो अक्सर जो अव्यवस्थित डेटा होता है उसके जब हम गणना करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो सैंपल होता है वो 30 से कम होना चाहिए, यानी कि n, सैंपल को हम दर्शाते हैं n से। n जो है हमारा 30 के या 30 से कम होना चाहिए, तभी हम अपने डेटा को अव्यवस्थित रख सकते हैं। जैसे इसका बहुत सरल सा एग्जांपल है, अगर मेरे पास मेरे ग्रुप में 500 बच्चा है तो 500 बच्चे के नंबर लिखना मेरे 2-3 पेज भर जाएंगे। तो उसको हम लोग उस अव्यवस्थित डेटा को हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, उसकी हम सांख्यिकी अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए जब हम अव्यवस्थित डेटा में कोई भी गणना करते हैं तो हमारा जो सैंपल होता है वो 30 या 30 से कम होना चाहिए, छोटा सैंपल होना चाहिए। वहीं व्यवस्थित डेटा में हमारा सैंपल जो है वो 30 या 30 से ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए मेरी क्लास में 100 बच्चा है, तो अगर मुझे सांख्यिकी गणना करना है या आई हैव टू अप्लाई स्टैटिस्टिकल whatever we are taking studies, so for that statistical analysis I have to take a bigger group. So it is very easy to apply statistics in larger groups, so we have to group that data। और इस डेटा को जब हम व्यवस्थित करते हैं, इन प्राप्तांकों को हम व्यवस्थित करते हैं, तो व्यवस्थित करने के तरीके को जो हम लोग टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में हम एक सारणी के रूप में उसको लाते हैं, उससे क्या होता है जब हम टेबल बना लेते हैं तो हमको स्टडी करना और सांख्यिकी लागू करना आसान हो जाता है। तो इसके बारे में हम डिटेल में अपने नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उसके बाद हमारा जो एक नेक्स्ट आता है वो है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरी कक्षा में 50 बच्चा है या मान लीजिए 20 बच्चा है, तो 20 बच्चे में 50 का जो टेस्ट हुआ है तो किसी के 4 नंबर आए, किसी के 6 नंबर आए, किसी के 10 नंबर आए, किसी के 25 नंबर आए, किसी के 50 में से 50 आए हैं। तो मान लीजिए एक बच्चा है डी बच्चा, तो डी बच्चा के 50 में से 50 आए हैं, फिर एच बच्चे का 50 में से 50 आए, फिर जेड बच्चे का 50 में से 50 आए। यानी कि यहाँ पर 50 का जो प्राप्तांक है वो 3 बार, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 3 टाइम्स, यानी कि इसकी आवृत्ति, यानी कि कोई जो गणना है जब वो बार बार होती है तो वो कितनी बार होती है, नंबर ऑफ टाइम्स। स्कोर इज रिपीटेड, कितनी बार वो दोहराया जा रहा है, बार बार आ रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको एफ से दर्शाते हैं। और उसके बारे में हम आगे जब सवाल करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है रेंज, यानी कि विस्तार। जब हम टेबल बनाएंगे तो हम लोग टेबल के बारे में जानेंगे। एक होता है 0 to 5 और फिर 3 to 10। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 0 to 5 यहाँ पर आपका रेंज हो गया है 5 का, और मान लीजिए 10 से 15 है तो यहाँ पे रेंज हो गया है 5 का। 15 से बीच में आपका रेंज कितना है 5 का। तो विस्तार 3 से 10 का में विस्तार कितना हुआ 7 का। तो इस तरह से विस्तार हमारा हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है वर्गांतर, यानी कि क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल जब हम सारे वर्गों को एक साथ लिखेंगे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये हमारा पूरा क्लास इंटरवल हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मेरे वर्गांतर में 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15 है तो ये पूरे टेबल में वर्गांतर कहलाई जाएगी। इसको हम लोग CI भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगला आता है हमारा सीरीज।
सीरीज में क्या होता है कि जब हम इसी जो अभी वर्गांतर की हमने बात करी, जब हम इसको व्यवस्थित रूप से लिखते हैं टेबल में तो उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। और जो सीरीज होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव और एक होती है हमारी इंक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव जैसे कि नाम से आपको पता चले, एक्स माने बाहर, इन माने इंक्लूसिव माने अंदर। तो एक्सक्लूसिव में अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो 10 से 20 फिर 20 से 30 दिया हुआ है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के 19 नंबर आए हैं तो मैं 10 से 20 में रखूंगी कि 20, ऑब्वियस सी बात है 10 से 20 में रखूंगी। लेकिन अगर किसी बच्चे के 20 आए हैं तो आप देख रहे होंगे कि 2 बार 20 है, तो मैं कौन से 20 में इसको रखूंगी। तो ध्यान रखें कि हम लोग 20 से 30 वाले में इसको रखेंगे, मतलब कि हायर वाला जो आपका नंबर है या अंक है उसको वहां नहीं लिखते। जैसे कि 20 को 10 और 20 10 to 20 के बीच में हम नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ कि अगर मेरा 20 है तो 20 हम यहाँ पर ना रखकर यहाँ पर रखेंगे 20 to 30 के बीच में। अगर मेरा 30 है तो 30 हम यहाँ पर न रखकर 30 को 20 to 30 के बीच में न रखकर 30 to 40 के बीच में रखेंगे। तो आप ये समझिए कि जो नंबर हायर वाला है वो नेक्स्ट टेबल में लोअर बन के चला जाता है। अब दूसरी सीरीज जो आती है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव में किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। 10 और 19 यानी कि अगर 19 नंबर है तो 10 से 19 के बीच में आएगा, यानी कि इसमें आएगा। और अगर आपके 20 हैं तो 20 आपका इस वाले टेबल में आएगा, 20 से 19 तक आएगा। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होता, आप आराम से इसको कर सकते हैं। दूसरा एक जो टर्म आता है, जो शब्दावली देखने को मिलती है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। यानी कि प्राइमरी डेटा का मतलब प्राथमिक आपका डेटा होता है, प्राप्तांक होते हैं, और दूसरा सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, यानी कि बाद में। अब इसको सीधी तरह से ये समझिए कि अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ और मैं उसमें देखती हूँ कि मेरा क्या हुआ, क्या मुझे प्राप्त हुआ, क्या अंक प्राप्त हुए, तो ये प्राइमरी हो गए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कॉपी चेक करी और मैंने 30 बच्चों की कॉपी चेक करी और सबके प्राप्तांक मिले, तो मैंने बता दिया कि भाई इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे एवरेज नंबर आए एंड सो ऑन। मेरा ये प्राइमरी डाटा है, प्राथमिक डेटा है। लेकिन अगर कोई रिसर्च करने आए, कोई दूसरा बंदा आए और मुझसे मांगे कि आपने मैडम जो टेस्ट लिया था उसमें बच्चों के अंक क्या बताते हैं कि 7th क्लास के बच्चे या 10th क्लास के बच्चों के मैथ्स में कैसे अंक आ रहे हैं एनसीईआरटी की किताब पढ़कर, तो मैं उनको अपना डेटा दूंगी। अब उस व्यक्ति के लिए, उस रिसर्चर के लिए मैंने जो डाटा दिया है, जो मेरे लिए प्राइमरी था, वो उसके लिए सेकेंडरी हो जाता है, द्वितीयक डेटा हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा होता है। हम लोग जब रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो हम बहुत सारे डेटा को यूज़ करते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा यूज़ करते हैं, कई जर्नल्स में दिया होता है, किसी और ने कोई पेपर छापा होता है, छपवाया होता है, लिखा होता है रिसर्च पेपर, तो हम उससे कुछ डेटा लेते हैं, तो हम उसका रेफरेंस डालते हैं कि हमने इस चीज़ से डेटा लिया है। तो मेरे लिए वो डेटा सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि मैंने किसी और के कार्य को रेफरेंस देके, संदर्भ देके उस चीज़ को मेंशन किया है। तो ये तो हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अब जो प्राइमरी डेटा होता है वो कैसे हम एकत्रित करते हैं और उसको कैसे संचयी करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सामने से फेस टू फेस बात करके, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से हम अंतःक्रिया करते हैं। ये इंटरव्यू द्वारा हो सकता है, साक्षात्कार द्वारा हो सकता है, अवलोकन द्वारा हो सकता है, या हम कोई प्रश्नावली दे सकते हैं, प्रश्नावली द्वारा हो सकता है। इसके अतिरिक्त हम आजकल तो ऑनलाइन मोड भी बहुत कॉमन हो गया है, ऑनलाइन कर सकते हैं, ईमेल द्वारा कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे बहुत सारे इंजन्स है, सर्च इंजन्स है, जिन पे जाकर हम लोगों से संपर्क कर फिर हम अपना डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। और सेकेंडरी डेटा हम कैसे कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जिसने करा हुआ है हम उसकी मदद ले सकते हैं। तो ऑलरेडी पहले से जिसने करा हुआ है, जैसे गैजेट रिपोर्ट आती है, बुलेटिन आते हैं, सरकारी बुलेटिन आते हैं, सर्वे आते हैं, जैसे कि जनगणना हो गई, या कितनी लिटरेसी रेट हो गई, साक्षरता दर कितनी है, ये सारे पब्लिश होते हैं, छपते हैं, और हम वहाँ से लेते हैं। क्योंकि हम तो देखने नहीं जाएंगे कि कितना साक्षात्कार है या कितनी जनगणना है, ये तो एक प्रॉपर टीम होती है इंस्टीट्यूशन की जो करती है, फिर हम उन्हीं का
डेटा उठाकर फिर सर्वे में यूज़ करते हैं या रिसर्च में यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां वो कार्य करती हैं, उनके डेटा हम यूज़ कर लेते हैं, या हम कोई कमिटी है, कोई कमीशन है, उनके डेटा को यूज़ कर लेते हैं। किसी ने अपनी जो रिसर्च है, रिसर्च स्टडी है, अपने अनुसंधान अध्ययन को कहीं पे छपवाया है, पब्लिश करवाया है, प्रकाशित करवाया है, तो उन प्रकाशनों से हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे, हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, ऐसे स्रोत हैं जहाँ से हम डेटा इकट्ठा करते हैं और अपने अनुसंधान को पूरा करते हैं। तो जो हम लोग, अगर जो भी हमारा डेटा है वो डेटा हमको मिला, जैसे मैंने बताया कि अप्रमाणिक प्राप्तांक, तो जो छोटा डेटा है, कम संख्या का है, छोटे सैंपल का है, उसको तो हम आसानी से सांख्यिकी लागू कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा जो गणना, अगर हमको सैंपल बहुत बड़ा है, इफ द सैंपल इज लार्ज इनफ दैट इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड easily in a simple manner, then we have to go in for statistical एनालिसिस, स्टेटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तब हमको सांख्यिकी गणना थोड़े से और भी दूसरी तरह से करनी पड़ेगी, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए हमें बाकायदा टेबल बनानी पड़ेगी, एक सारणी बनानी पड़ेगी, उसमें हमको आवृत्ति देखनी पड़ेगी, हमें वर्गांतर देखना पड़ेगा, उसमें हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग मध्यांक जो होते हैं, जो केंद्रीकरण होते हैं, या केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जानने के लिए हमको औसतांक, मध्यांक, बहुलांक, विचलनशीलता, मानक विचलनता, ये सारी चीज़ें हमको कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी पड़ती है, इनकी गणना करनी पड़ती है। तो इसको जानने के लिए, जैसे कि एक क्वार्टाइल डिविएशन होता है, जिसको चतुर्थांश विचलन कहते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, मानक विचलन कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, प्रतिशतांक होता है, परसेंटाइल, इन सबको कैलकुलेट करने के लिए हमको अपने डेटा को, जो भी हमको रॉ स्कोर मिला है, अप्रमाणिक प्राप्तांक मिला है, उसको हमको व्यवस्थित करना पड़ेगा, सीक्वेंस में लाना पड़ेगा, ग्रुप करना पड़ेगा, डेटा को टैबुलेट करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी, तो ही हम सांख्यिकी लागू कर सकते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा बेसिक नेचर, कॉन्सेप्ट, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स की सांख्यिकी क्या होता है, और इसके बारे में और गहनता से और अच्छे से जानने के लिए मेरे वीडियो देखते रहिए। मैं आपको एक एक करके समझाती रहूँगी कि किस तरह से हम टैबुलेट करते हैं, किस तरह से हम टैबुलेशन करते हैं, सारणी बनाते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़ हो या इंक्लूसिव सीरीज़ हो, किस तरह से हम जो मीन, मोड, मीडियन है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपको औसतांक कैलकुलेट करना का तरीके बताऊंगी, अलग अलग तरीके से किया जाता है, लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है, फिर मैं मध्यांक, मीडियन के बारे में आपको बताऊंगी, बहुलांक कैलकुलेट करना बताऊंगी। तो आप लोग मेरे वीडियो देखते रहें, एंड टू वॉच दिस प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट so that you can watch my new video uploads. Thank you for watching and happy learning.